नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 365 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1721 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून में कोरोना के 139 नए मामले सामने आए हैं। 27,460 सैंपल की रिपोर्ट अभी लंबित है और 118 मामले आज हरिद्वार जिले में मिले हैं। तो एक बार फिर से कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां पर देहरादून में कोरोना के 139 नए मामले सामने आए हैं और 27,460 सैंपल की जो रिपोर्ट है वो लंबित है। और तो वहीं दूसरी तरफ 118 मामले आज हरिद्वार से ही मिले हैं। तो बीते 24 घंटे में ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ और अब ये आंकड़ा जो है 365, आज के ये आंकड़े हम आपको बीते 24 घंटे के आंकड़े बता रहे हैं, जहां पर 365 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना से 1721 यानी 1721 लोगों की मौत भी बताई जा रही है और कोरोना के 139 नए मामले देहरादून में ही मिले हैं। 27,460 सैंपल की रिपोर्ट लंबित है। देहरादून हरिद्वार से खबर, जहां पर कुंभ मेले में आए साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कृष्ण आश्रम में 7 साधु संतों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई है। 7 साधु संतों में कोरोना से कुंभ मेले का डर का माहौल है और बीते 4 दिनों में हरिद्वार में 300 पॉजिटिव मरीज अभी तक मिल चुके हैं। सभी साधु संतों को आश्रम में आइसोलेट कर लिया गया है। तो कुंभ मेले में आए साधु संतों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। कृष्ण आश्रम में 7 साधु संतों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है और 7 साधु संतों में कोरोना से कुंभ के मेले में डर का माहौल अब बन गया है। बीते 4 दिनों में हरिद्वार में 300 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि सभी जो साधु संतों को वो आश्रम में आइसोलेट कर लिया गया है। तो कोरोना की पुष्टि की गई है और पुष्टि होने के बाद आश्रम में ही आइसोलेट कर दिया गया है सभी साधु संतों को जो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें भी कोरोना का जो पुष्टि है वो हो चुकी है। अब उनको आइसोलेट कर लिया गया है। तो हरिद्वार से संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, हरिद्वार में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 4 दिन की बात करें तो 4 दिन में 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हरिद्वार में मिल चुके हैं और आज 7 साधु एक ही आश्रम से मिले तो उनको वहीं पर आइसोलेट कर दिया है। वो क्योंकि वो बाहर से आए थे, क्योंकि कुंभ है, कुंभ में संतों का आना शुरू लगातार आना जाना है, तो उनको उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद में उनको वहीं पे आइसोलेट कर दिया। बात करें कुंभ क्षेत्र की, एक कॉलोनी में 14 कोरोना पॉजिटिव मिले और उस कॉलोनी को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो लोगों के संपर्क में उनको आए थे उन लोगों की भी जांच की जा रही है। जी सुमित, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ लक्षण इनमें देखने को मिले थे जिसके बाद इनका जो कोविड टेस्ट करवाया गया या फिर बगैर लक्षण के ही इनका जो है टेस्ट करवाया गया? ये बिना लक्षण के ही इनके टेस्ट कराए गए थे, क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे। तो क्योंकि लगातार जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है आश्रमों में, जो बाहर से आने वाले हैं तो रैंडमली टेस्ट हो रहे थे। तो क्योंकि रैंडमली टेस्ट किए जा रहे थे आश्रमों को लेकर, जो साधु संतों को लेकर, तो वो टेस्ट किए गए। तो क्योंकि जब पता चला ये बाहर से आए हैं, क्योंकि तो उनको देखते हुए वो टेस्ट किए गए और टेस्ट के बाद वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई। जी सुमित सैनी, बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे तमाम अपडेट और जानकारी लेंगे। तो हरिद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पर कुंभ नगरी हरिद्वार में एक साथ 14 कोविड संक्रमित पाए गए हैं। कनखल के गणेशपुरम में एक साथ 14 कोविड संक्रमित पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने गणेशपुरम कॉलोनी को सील कर दिया है। संक्रमितों के संपर्क में आए सभी लोगों पर अब कार्रवाई की जा रही है।
तो गणेशपुरम कॉलोनी को सील कर दिया गया है संक्रमितों के मिलने के बाद और संपर्क में आए सभी लोगों पर अब कार्रवाई की जा रही है। तो गणेशपुरम में एक साथ 14 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। तो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं लोग, जहां पर एक साथ 14 लोगों के संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। और संवाददाता सुमित सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, आपसे क्या कुछ जानकारी है वो जानना चाहेंगे इस खबर को लेकर। बिल्कुल, यहाँ पे हरिद्वार कुंभ नगरी में यहाँ पर कनकल क्षेत्र में एक कॉलोनी है। कॉलोनी में, गणेशपुर कॉलोनी में यहाँ पर 14 लोग एक ही जगह से संक्रमित पाए गए पॉजिटिव। तो उसको लेकर हड़कंप मच गया प्रशासन के और उस कॉलोनी को सील कर दिया गया है और आगे जो उनके संपर्क में लोग आए हैं उन लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं संक्रमण लगातार अब फैल रहा है। तो उसको देखते हुए उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनको भी आइसोलेट किया गया है। ठीक जी सुमित, तो क्या कुछ अब तैयारी है, क्योंकि देखिए लगातार अब ये जो संक्रमण के जो आंकड़े हैं, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ फैल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से लगातार एहतियात बरती जा रही है, इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संक्रमण फिर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है, वो भी चल रहा है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से लगातार जागरूक किया जा रहा है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को लेकर भी। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आम आदमी हमें खुद को ही जब तक हम अपनी सावधानी ना बरते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कि शासन प्रशासन जितनी भी कोशिश कर ले और तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर क्योंकि यहाँ पर महाकुंभ है हरिद्वार में और हरिद्वार में महाकुंभ के चलते एसओपी भी जारी की गई है और लेकिन अगर उस एसओपी की बात करें तो उस एसओपी के अनुसार हरिद्वार में कोई भी बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट की नेगेटिव के नहीं आ सकता और उसको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करना अनिवार्य है। लेकिन लोगों के अंदर अभी भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय पर पहुंच सके। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के अभी भवन नहीं बने हैं उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल एवं विद्युत की सुचारू आपूर्ति हो। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की समस्या है उनमें जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं एवं बच्चों को जो अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है ये सुनिश्चित किया जाए कि पोषाहार समय समय पर पहुंचाया जाए और योजनाओं का जनता को समय पर लाभ मिल सके। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की उपस्थिति की भी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा ICDS के अंतर्गत दिए जाने वाले बजट का 100% सदुपयोग किया जाए। ये सुनिश्चित भी किया जाए कि टेक होम राशन का वितरण समय पर हो। महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए योजनाएं बनाई जाएं। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण भी किया जाए। धर्मनगरी हरिद्वार महाकुंभ के लिए पूरी तरीके से सज चुका है। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स जहां आध्यात्मिक एहसास करा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवा और पीले रंग से रंगी धर्मनगरी खूबसूरत नजर आ रही है। इतना ही नहीं, रात में कुंभ नगरी का नजारा देखने लायक होता है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटों से कुंभ नगरी की खूबसूरती देखते ही बनती है। आपको ये भी बता दें कि 1 अप्रैल से हरिद्वार में महाकुंभ का विधिवत आयोजन शुरू किया गया है। भारतीय संस्कृति को उकेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा पर बने पुलों और घाटों को पीले और भगवा रंग से रंगा हुआ है। ये सब इसीलिए भी किया जा रहा है जिससे कि कुंभ के दौरान आने वाले हर एक श्रद्धालु को आध्यात्मिक एहसास हो सके। तो दिन में तो धर्मनगरी अलग ही रंग में नजर आती है, लेकिन रात में हरिद्वार में जगमगाती लाइटों के साथ धर्मनगरी की खूबसूरती में 4 चांद लगते हुए नजर आते हैं। रात के समय में हरिद्वार के घाटों पर जो श्रद्धालु हैं वो भी सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं और खास तौर पर हर की पैड़ी पर हर मंदिर, फूल और घाटों को डिजाइनर लाइटों के साथ खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है।
कैसा लग रहा है हरिद्वार का देखने? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पहले भी कभी हरिद्वार आए? हाँ जी। पहले में और अब में कुछ अंतर नजर आया? हाँ जी। कितना अंतर है? बहुत अंतर है। क्या नया देखने को मिला? लाइटिंग पूरी नई देखने को लग रही है। कैसा लग रहा है हरिद्वार का देखने? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पहले भी कभी हरिद्वार आए? हाँ जी। पहले में और अब में कुछ अंतर नजर आया? हाँ जी। कितना अंतर है? बहुत अंतर है। क्या नया देखने को मिला? लाइटिंग पूरी नई देखने को लग रही है। कैसा लग रहा है हरिद्वार का देखने? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर अब खबर पौड़ी से। यहां पर मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने पहल की है। जनपद में औषधीय पौधों की बागवानी की शुरुआत इन्होंने की है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में इसके द्वारा मदद मिल सकेगी। तो पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई की तरफ से एक पहल की गई। अब जनपद में औषधीय पौधों की बागवानी की शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में 2 जो ब्लॉक है इसमें उनकी शुरुआत की जाने वाली है और आने वाले समय में जनपद के सभी ब्लॉकों में इसकी बागवानी की जाएगी। बता दें कि औषधीय पौधों के उत्पादन की जो योजना जिला प्रशासन की तरफ से शुरू की गई है, ये महिलाओं की आर्थिकी को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकती है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब औषधीय उत्पाद को बढ़ाने के लिए एक दिशा में बागवानी का ये काम शुरू किया गया है, तो जो कि लोगों को काफी ज्यादा मुनाफा भी पहुंचाएगा। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि जनपद में सघन और औषधीय पौधों के उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए रोजमेरी, डैंडेलियन और बागवानी की कार्य योजना तैयार की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि औषधियों की बाजार में मांग की काफी ज्यादा है, जिसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उस मुहिम को पहली बार शुरू किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में काफी ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकती है। इसमें हम लोगों ने मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस करके मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का प्लांटेशन कराया है। तो अभी हम लोगों के 2 ब्लॉक में ये प्लांटेशन हो चुका है, जिसमें एकेश्वर ब्लॉक में 2 हेक्टेयर भूमि पे ये किया गया है, जिसमें NRLM के जो हमारे समूह हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और कन्वर्जेंस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं। और उद्यान विभाग के साथ भी हम लोगों ने उनको जो है वो ड्रिप इरीगेशन का एक सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाया है वहाँ पे। तो अच्छे वहाँ पे मतलब प्लांट्स अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन अच्छा प्लांटेशन वहाँ पर हो गया है। तो एक अच्छा कन्वर्जेंस का मॉडल वहाँ पर बना हुआ है मनरेगा के साथ। हरिद्वार से खबर आपको बता दी, जहां पर ज्वालापुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पर मासूम को धमकाने और ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को ज्वालापुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देहरादून में बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने दर्जाधिकारियों को हटाने के लिए कहा है। सीएम बदलने के साथ ही दर्जाधारी हटाने की परंपरा रही है। सरकार और संगठन मिलकर राज्य में विकास को गति दी। विपक्ष का काम ही सरकार की आलोचना करना है, ऐसा विनय ने कहा। और जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य है। उम्मीद भी नहीं करते। कांग्रेस तो बिल्कुल ये कहेगी, उसका धर्म है हमारी आलोचना करना। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता के हित के लिए काम कर रही है और जनता की को सुविधाएं प्रदान करना, जनता की सुख सुविधा हमारा परम लक्ष्य है और हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। जनता को जितनी अधिक राहत पहुंचाई जा सके, जितनी अधिक सुविधाएं दी जा सके, जितना उनका जीवन खुशहाल बनाया जा सके, उसके लिए हमारी कोई भी सरकार काम करती है। हमारी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार भी यही काम कर रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार। अगली खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल का किन्नरों पर बयान सामने आया है। किन्नरों के लिए नियमावली बनाने की उन्होंने मांग की है। डीएम को पत्र सौंपकर नियमावली बनाने का अनुरोध किया है। कई स्थानों पर यानी कई जगहों पर बधाई के पैसे मांगने पर झगड़े भी हुए हैं। किन्नरों का समाज में स्वीकार्यता और सम्मान बढ़ा। डीएम ने किन्नरों और प्रबुद्ध लोगों की बैठक का आश्वासन भी दिया है।
डोईवाला ग्रामीणों को करना पड़ रहा है पानी की किल्लतों का सामना। पेयजल कनेक्शन नहीं मिलने से दर दर भटक रही है जनता। तो डोईवाला में सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत घर में जल है, लेकिन हर घर जल हर घर नल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 100 रुपए पर पेयजल कनेक्शन निर्धारित किया गया था। 1 किलोमीटर पानी भरने जाते हैं हम, पानी नहीं है, कहाँ से पानी पिए हम? गए ऑफिस में 3-4 बार गए, 4-5 बार गए वहाँ से। क्या कहते हैं? किसी ने बोला था 100 रुपए कनेक्शन मिल रहा है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी पानी की। क्या करें? कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है? हमको यहाँ से 1 किलोमीटर पानी भरने जाना पड़ता है गुरुद्वारे पे। घर कौन सा है आपका? ये जो फार्म भी दिया था वहाँ से, मगर 100 रुपए का 2-3 बार का वहाँ कर गए। बच्चे छोटे तुमने दे दिया था 100 रुपया? कितना पैसे लगा कर लगाएंगे? उसने बोला था अच्छा हो जाएगा। 3-4 बार गई मैं, कोई सुनाई नहीं हो रही, कुछ बातें नहीं हो रही हमारी। अभी दुआ ऐसे में पानी भी पैप भी डाला उसने, 6 महीना हो गया डाल। पानी वहाँ से दरगाह से लाते हैं पानी भरने के लिए, पीने के लिए। कितनी परेशानी झेलनी पड़ती? बहुत परेशानी पानी भरने से, पीने से भी। एक डिब्बा लाती, इतनी लड़ाई होती है पानी के, तब पानी वहाँ भरना पड़ता है। 2-4 डिब्बे मिलता है पानी, 2 डिब्बा। ठेकेदार और जो विभागीय अधिकारी के द्वारा जो इतनी ढींगा मस्ती मचाई गई, जिनके लिए सरकार द्वारा ये पानी टंकी बनाई गई थी, उनको ही पानी नहीं दिया जा रहा। ये लाइनें 6-7 लाइनें जिन्होंने ऐसी डाल दी हैं, उन पर पानी नहीं छोड़ा गया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ा द्वेष भावना से यहाँ केशवपुरी में अधिकारी काम कर रहे हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि एक आदमी के लिए वहाँ 200 मीटर की लाइन डाल दी गई है कि एक मकान के लिए, और यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे जिनके घर में पानी नहीं है और उनके पानी की लाइनें डाली गई है। इस पर भी जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई करे सरकार। अधिकारी कह रहे हैं BPL सूची का नाम लाओ, अंत्योदय कार्ड लाओ। अब ये जब 2014 में खाद्य सुरक्षा कानून जब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया। वहीं काशीपुर से खबर, जहां पर शराब माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घर में छापेमारी की है। 80 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। 8 से 10 लाख रुपए की ये जो शराब की कीमत है, ये आकी जा रही है। नशा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन मुझे देखिए, राजेश जोशी नाम का कोई व्यक्ति है श्यामपुरम कॉलोनी का, जिसने अपने घर में इलीगल तरीके से शराब स्टोर की हुई है। इस सूचना पर पुलिस टीम वहाँ पर गई तो उसके घर में 80 पेटी अंग्रेजी शराब अलग अलग मार्का जो है वो पाई पुलिस टीम को मिली वहाँ पर, और जिस पर जब इसको शराब को सब यहाँ पर लेकर आया गया और अभी उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। कितनी रकम की शराब मानी जा रही है? ये लगभग 8 से 10 लाख के बीच की शराब है। और जो ये वाइन जिसको पकड़ा गया अभियुक्त का, वो यहाँ पे काशीपुर रोडवेज स्टेशन के सामने जो वाइन शॉप है उसके पार्टनर थे। और वहीं जनपद पौड़ी प्रभारी और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल प्रभारी मंत्री बनने के बाद जनपद में पहली बार पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ जिला योजना की बैठक ली। पेयजल मंत्री ने बताया कि प्रभारी मंत्री बनने के बाद ये उनकी संबंधित अधिकारियों के साथ पहली बैठक है। उन्होंने ये भी बताया कि पेयजल मंत्री होने के नाते उनके द्वारा पेयजल विभाग और जल संस्थान की भी बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही पानी की किल्लत को दूर करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिला योजना में जनपद पौड़ी में अब तक 100% पैसा खर्च किया जा चुका है, जो कि एक उपलब्धि जनपद पौड़ी के लिए ही है। इसी के साथ उनके द्वारा वन विभाग की भी बैठक ली गई। चौपाल ने यह भी बताया कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार जंगल जल रहे हैं, उनको लेकर वन विभाग के साथ उन्होंने माथापच्ची की और आग पर काबू पाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश वन विभाग को दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आग बुझाने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता और ज़रूरत है। उसके मद्देनज़र प्रत्येक ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबरों के नंबर वन विभाग को रखने के लिए उनके द्वारा निर्देशित किया गया, ताकि संबंधित जंगलों में आग की सूचना तत्काल वन विभाग को मिल सके और साथ ही वन विभाग आग बुझाने के लिए तत्परता से कार्रवाई कर सके। योजना की उसकी भी समीक्षा की गई। उसमें जिला सेक्टर के अंतर्गत हमारे जो खर्च हुआ वो बिल्कुल 100% पैसा खर्च किया गया और राज्य सेक्टर के अंतर्गत 93% पैसा खर्च किया गया 2020 की। जो विभाग जो पहला दौरा जो आप बता रहे हैं कि
यहाँ पर सबसे पहले तो अधिकारियों को हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया गया कि जो समय पानी की जो समस्या है हमारे पास, जो अभी 1-2 महीने के अंदर समस्या आने वाली है मानसून बारिश से पहले, उसको कैसे लोगों को वहाँ तक पानी पहुँचा जाए, ये महत्वपूर्ण बैठक थी। उस पर सभी और देवभूमि के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।